हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों डेली बेस पे अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें, और डिस्कशन वैसे ही चल रहा है जैसे मेरा डिस्कशन कराने का अंदाज है। और शाम में जो हम स्टार्ट किए हैं लूसेंट का क्यूज, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं और मैंने होमवर्क भी दे रखा है। आज जो है शाम में 4 बजे से उसका क्लास शुरू होगा टेस्ट सीरीज का, और 3:30 बजे आपको टेस्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसे बनाइएगा। उसे बनाने के बाद 4 बजे आपको वीडियो लाइव होगा यूट्यूब चैनल पे, और उसका आनंद लीजिएगा। देखिएगा कितनी बातें आपको सीधे सीधे दिमाग में समझ में चली आएगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए। आप ये भी जो अभी हम डिस्कशन कराएंगे ये क्वेश्चंस का, इसका भी पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिया जाता है। तो इसे भी आप पहले बनाइए, उसके बाद क्लास में आइए, उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए कितनी बातें आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगी। अगर आप बिना बनाए क्लास को देखते हैं तो फिर क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होता है, चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आएगी। तो पहले आप बनाएं क्वेश्चंस पेपर को, उसके बाद आप क्लास को अटेंड करें। देखिए कितनी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गणित का। पहला क्वेश्चन कर रहा है मूल्यांकन कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। सीधा सीधा समझिए कि इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल का अगर वैल्यू नहीं पता है, मान नहीं पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो सीधा सा आप समझते हैं कि साइन 30 बटे कॉस 45 गुणा में है साइन 45 और कॉस 30। तो आपको पता है कि कॉस 45 और साइन 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें इस ये दोनों क्रॉस में है, तो ये दोनों का मान लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ये ऐसे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब साइन 30 का मान कितना लिखेंगे, 1/2, और नीचे में बचिए कितना, कॉस 30। तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 को नीचे लिखेंगे, तो ये जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये गुना में आएगा, और ये 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, बच गया 1/√3, और ये आपका आंसर है। सी नंबर आंसर सही है इसका। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कम पेन लगा के कैसे हल करना है। मैथ्स बनाने का तरीके बहुत होते हैं, पर आपको जो सबसे बेहतर तरीका है मैथ्स बनाने का कंपटीशन में, वो है कितना कम आप पेन को लगाते हैं। जितना कम आप पेन को लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा, और टफ क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको उतना ज़्यादा समय मिलेगा। इसलिए पेन का इस्तेमाल कम कीजिए और क्वेश्चन को हल दिमाग से थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नौसैन्य का युद्ध अभ्यास जिम्बैक्स 2020 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। जिम्बैक्स जो है वो किस देश के साथ सैन्य अभ्यास होता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में आपका। तो इसका जो आंसर है वो है डी नंबर, भारत और जापान के बीच जिम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है। आपको पता होगा कि जापान के साथ एक और सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है धर्म गार्डियन। ये भी आपका जापान के साथ ही होता है। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ है, टोक्यो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी पूर्ववर्ती राजधानी क्या थी, तो आंसर करेंगे क्योटो। क्या आंसर करेंगे, क्योटो। अगर पूर्ववर्ती राजधानी पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे, क्योटो। जापान को निप्पन के नाम से, निप्पन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसलिए इसे निप्पन के नाम से जानते हैं। जापान के अभी सम्राट कौन है, तो नारोहितो। क्या नाम है, नारोहितो। और प्रधानमंत्री की बात करें तो योशी हिडे सुगा, योशी हिडे सुगा, ये आपके प्रधानमंत्री हो गए। कहाँ के, तो जापान के। यहाँ का सम्राट का क्या नाम, नारोहितो।
धर्म गार्डियन एक सैन्य अभ्यास, जिम्बैक्स भी। टोक्यो इसकी वर्तमान में राजधानी, पूर्ववर्ती राजधानी इसका था क्या, क्योटो। और निप्पन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। बात करें रूस की, तो रूस के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है वो इंद्र नाम से होता है। किस नाम से, इंद्र नाम से। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या, व्लादिमीर पुतिन। रूस की एक और विशेषता है कि रूस जो है वो 2 महादेशों में है। कितने महादेशों में, 2 महादेशों में। कौन कौन, तो वो यूरोप और एशिया, इसलिए इसे संयुक्त रूप से यूरेशिया महादेश में कहा जाता है। रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से। 1991 में ये 15 भागों में विघटित हो गया। कितने भागों में, 15 भागों में विघटित हो गया। ध्यान रखना ये सारी बातें रूस से संबंधित। अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास जो होता है वो एक होता है ब्रज प्रहार, दूसरा सैन्य अभ्यास है टाइगर ट्रम्प, और तीसरा सैन्य अभ्यास है मालाबार। लेकिन इसमें भारत और अमेरिका के साथ साथ, मालाबार में भारत और अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है। तो ध्यान रखना है कि मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत अमेरिका के साथ, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ब्रज प्रहार और टाइगर ट्रफ ये अमेरिका के साथ आपका सैन्य अभ्यास होता है। और बात करें सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स और सिमैक्स दोनों सैन्य अभ्यास कहां से होता है, सिंगापुर के साथ होता है। सिंगापुर में भारत की किस भाषा को मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में। भारत का कौन सा ऐसा भाषा है जिसे सिंगापुर में मान्यता प्राप्त है, तो इसका आंसर जो है वो है तमिल। ध्यान रखिएगा, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंगापुर में कौन सी भारतीय भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो आंसर क्या करेंगे, तमिल भाषा को। तो इतने सारे फैक्ट से इस क्वेश्चन से आप याद कीजिए, जो नहीं याद है उसे आप कॉपी पे राइट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है। मृत पत्र कहिए या अनाम पत्र, ये दोनों नाम आता है। मृत पत्र या अनाम पत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति शासन को। तो ये जो संज्ञा दिया गया है वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। राष्ट्रपति की जो शासन है वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये मृत पत्र है, यानी अनाम पत्र है, ऐसा संज्ञा दिया गया है। इन्होंने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो कहा है वो CAG को बोला। ये भी ध्यान रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा या फिर किसके द्वारा ये कहा गया है कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, यानी नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण जो है वो पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद है, तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 356 के तहत, है ना। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है वो कब लागू किया जाता है, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तरीके से वहां का विधि व्यवस्था चल नहीं रहा हो, तो उस राज्य में राष्ट्रपति, ये राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की सलाह से वहां पे कानून व्यवस्था को लागू करता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। सबसे पहली बार ये 2 माह के लिए लागू किया जाता है। उसके बाद साधारण बहुमत से, कौन सा बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित करके 6 माह के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम इसका जो अवधि है वो 3 ईयर के लिए है। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। सबसे पहले जो आपका ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब के पेप्सू में लगा था, है ना। कहाँ पे, पंजाब के पेप्सू में लगा था। और सबसे अधिक दिन तक लगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जो पहले राज्य के रूप में था, अब यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और इसे लागू करने के लिए जो भी प्रावधान है ये हम आपको बताए हैं किस प्रकार से इसे लागू किया जाता है और कितने माह के लिए पहली बार, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि डाइस का एक क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थिति नीचे दी गई है, जब 2 नीचे में हो तो ऊपर में कौन सी संख्या होगी। यानी जब 2 नीचे हो, जब भी ऐसा डाइस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि दोनों डाइस पे कॉमन कौन सा है। 1 दोनों पे है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 3 है, देखिए इधर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जिस सतह से
कॉमन मिले उस सतह से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए घड़ी की सुई यहाँ से चलाएंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलाएंगे तो ऐसे आएंगे, यहाँ से चलाएंगे तो ऐसे आएंगे। तो अब कॉमन वाले से लिखना शुरू कीजिए। ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है। पहले डाइस पे 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद क्या आया, 1 आया। दूसरे डाइस पे 3 है, 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो कह रहा है हमें 2 के विपरीत क्या होगा। तो भाई साहब देखिए 3 का विपरीत 3 नहीं होता है। आप देखिए यहाँ ध्यान से, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 2 का विपरीत 1 भी होगा। तो हमें 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 थोड़ी ना होगा। एक डाइस पे एक जो 1 से 6 तक होता है कोई दोबारा रिपीट नहीं करता है। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, तो एक 4 बचा है, वो 4 होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो जब भी कॉमन डाइस आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपल सी बात है कि 2 डाइस पे आप कॉमन ढूंढिए, कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है और सीधा लिख दीजिए इस प्रकार, जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर ऊपर से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है, जबकि उसकी वेग में वृद्धि होता है, यानी जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी वेग और बढ़ते जाता है। तो आंसर जो इसका होगा वो सी नंबर सही आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। करेक्ट, कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। कोवैक्सीन जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और कोवैक्सीन नामक जो कोविड-19 की जो दवा है वो भारत के द्वारा ये बनाई गई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, निम्नलिखित में से पहला ब्रिटिश जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज का नाम क्या है। तो उसका सही नाम है जो वो विलियम विडरबन है। पहले अंग्रेज, सॉरी विलियम विडरबन नहीं, जॉर्ज यूले। क्या नाम, जॉर्ज यूले। विलियम विडरबन जो है वो 2 बार कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ये मिस्टेक से बोला गया है, ठीक है। तो विलियम विडरबन भी रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन वो कितने बार बने हैं, 2 बार। पहली बार पूछा गया हमसे ना, यहाँ पे बोला गया कि पहली बार कौन है, तो जॉर्ज यूले पहली बार बने। ये चारों अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। कांग्रेस की जो पार्टी थी उसकी अध्यक्षता इन चारों अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो किया गया है वो जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। और 2 बार किन के द्वारा किया गया, तो विलियम विडरबन के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है कितने अंग्रेज के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया, तो 4। कितने महिलाओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया, तो 3। कौन कौन, तो एक सबसे पहले आपका कौन, तो सबसे पहले आपका ये एनी बेसेंट, दूसरे नंबर पे सरोजिनी नायडू, और तीसरे नंबर पे नेल्ली सेनगुप्ता। पहले महिला ये, पहले भारतीय महिला ये, और ये हो गया आपके तीसरे। तो 3 महिलाओं के द्वारा और 4 अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है। ये थोड़ा सा हटके है, क्यों, क्योंकि अंग्रेज बहुत सारे लोग कांग्रेस की अध्यक्षता किए, लेकिन उसमें से 4 ही अंग्रेज थे और 3 ही महिला का नाम आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो और भी पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी ऐसी महिला है जो कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की। ये तीनों का नाम रहेगा, एक का नाम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। नेल्ली सेनगुप्ता, ये एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेनगुप्ता, ये 3 महिलाएं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 7 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए कर आए 8 नंबर क्वेश्चन पे कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मंडल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, 1916 में हुआ। और इसके अध्यक्षता जो किए थे वो अंबिका चंद्र मजूमदार। क्या नाम था, अंबिका चंद्र मजूमदार। देखिए 1916 में जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो थे वो जिन्ना थे। जिन्ना के दिमाग में ये बात आया कि हमें पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात नहीं की, इन्होंने बोला कि हमें जनसंख्या के आधार पर हमें प्रतिनिधित्व दे दीजिए, और इस मुद्दे पर इसे
ये जो विभाजन चल रहा था उसका समझौता किया गया। इस समझौता को करने के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान दिया जाता है वो जिन्ना और तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, ये दोनों को कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट यानी जो समझौता कराया गया उसमें सबसे ज्यादा योगदान किनका था, तो तिलक का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। अंबिका चंद मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, उसी में इसका समझौता होता है और इसमें पृथक निर्वाचन की बात न कहकर उन्हें प्रतिनिधित्व की बात कहा गया था कि हमें जनसंख्या बहुल वाले इलाका में प्रतिनिधित्व को दीजिए। इस पे ये बात बनी थी जिन्ना और तिलक के सहयोग से। रॉले एक्ट के बारे में क्या जाने, तो रॉले एक्ट जो था वो कब आया था, तो 1919 में आया था। काला कानून कहा गया इसे, और काला कानून के विरोध में ही जालियांवाला बाग की हत्याकांड हो गया, जो मतलब गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन किचली, जिसके कारण पूना पैक्ट क्या था, तो पूना पैक्ट जो था वो B.R. अम्बेडकर और ये गांधी जी के बीच एक समझौता था। ये यरवदा जेल में हुआ था। इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसे नाम है गांधी इरविन समझौता। 1931 में इस समझौता को जो हुआ गांधी इरविन समझौता, उसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किया जाता है। उसके बाद जो दलितों के सीटों को लेकर विवाद चल रहा था, जो मुद्दा आपका ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा उठाया गया था, उसी पे बात करने के लिए गांधी जी के साथ B.R. अम्बेडकर का एक मीटिंग होता है, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं 1932 में, और यह यरवदा जेल में हुआ। इसमें दिए गए सीटों की संख्या जो लगभग 43 था उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया, 147 कर दिया गया, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन का एक दिए गए प्रश्न के आकृति से खुले हुए घन की नहीं बनाया जा सकता है। यानी इस खुले हुए घन की आकृति से इन चारों में कौन सा ऐसा घन है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात को समझिए कि इस प्रकार के खुले हुए घन को हम किस प्रकार से पकड़ेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ये चीज आपको समझना है। तो देखिए इस प्रकार का ये घन है, मान लीजिए ये 1 लिखा हुआ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये वाले का विपरीत जो होता है वो ये वाला आएगा, एक छोड़कर एक अल्टरनेट उल्टा होता है। देखिए 4 का उल्टा जो होगा वो 2 नहीं 5 होगा, और 2 का जो उल्टा होगा वो 6 होगा। यानी एक छोड़कर अल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेट से भी आपको क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। आप देखिए यहाँ पे कि ए नंबर क्या घन बनेगा, वो देखिए इसका विपरीत है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका विपरीत है और ये इसका विपरीत है, ये अपोजिट साइड है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आप देखिए कि जब अपोजिट ढूंढिए कि अपोजिट वाला कभी नजदीक नहीं होना चाहिए। तो ये 5 बिंदु वाला का अपोजिट है आयत, तो क्या 5 बिंदु के बगल में आयत है, नहीं दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ये बन सकता है, ये बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है, आप देखिए कि दूसरा ऑप्शन में कोई भी एक ढूंढ कर देखिए कि ये वाला आपका कौन सा सिंबल है, ये वाला है, तो इसका अपोजिट है कौन सा, ये डबल सर्किल। तो देखिए इसके अपोजिट में आपका इधर में आपका पंचभुज है, षष्ठभुज है, और इधर में आयत है, यानी वो भी अपोजिट में है तो वो भी नहीं मिला, यानी ये भी ऑप्शन बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कर रहा है कि एक 5 बिंदु दिखा रहा है, एक हैश का सिंबल और एक डबल सर्किल है। इसमें देखिए ये वाला सिंबल जो है वो तीनों कंटिन्यू है, यानी अगर तीनों आएगा तो तीनों कंटिन्यू आएगा। तो देखिए अगर 5 यहाँ था और हैश यहाँ पे आता है, देखिए 5 यहाँ है तो ये हैश इधर है, तो फिर ये इधर आना चाहिए था, कौन सा, ये वाला, यानी कंटिन्यू आना चाहिए। ये इधर है तो इस तरफ से इधर नीचे में आना चाहिए था, जबकि ये इधर दे दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए अगर डबल सर्किल इधर में है तो डबल सर्किल के बाद 5 इधर है, तो हैश वाले सिंबल को इस तरफ होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और हैश वाला ऊपर में है तो इधर आएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो आपका सी आंसर सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक है,
ऑक्सीजन परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो करता है वो आरबीसी करता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का वहन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन जो करता है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। यूरिया निम्नीकरण, यूरिया का जो निष्कासन किया जाता है वो वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है, वृक्क के द्वारा या किडनी के द्वारा, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन एक ही बच गया, कौन सा? रक्त के थक्का बनाने के लिए मदद करता है कौन? तो रक्त बिंबाणु, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है? तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण को। किसे जानते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण को जानते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत की जो पैसा होता है, जो भी आर्थिक के रूप से देखभाल करना है, यानी जो भी बजट वगैरह पास होता है या फिर जो भी संसद से बिल वगैरह होते हैं पास, उसका सर्वेक्षण करना, उसका जांच करना, उससे संबंधित और भारत सरकार के खर्च पे कैसे नियंत्रण लाया जाए, इन सारे बातों को जो ध्यान दिया जाता है, जो मतलब किया जाता है, वो नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जाता है, CAG के द्वारा। किसके द्वारा? CAG के द्वारा। CAG का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 148 से 151 तक इसके प्रावधान है। 148 के तहत इसका गठन और 149 के तहत इसके कार्यों का वर्णन है। CAG के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको याद होगा ये राज्यपाल बने थे जम्मू कश्मीर के पहले। उसके बाद नीति आयोग के बारे में आपको पता है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो PM होता है। वाइस अध्यक्ष कौन होता है, यानी उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष हो जाएगा जिनको नियुक्ति किया जाता है। तो अभी कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं योजना आयोग के बारे में। वो पहले का क्वेश्चन अब आता नहीं हो ऐसा। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, लोकपाल से संबंधित। लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे क्वेश्चन बनता है। आइए लोकपाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। लोकपाल जो है वो स्कॉटलैंड में अबूट्समैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अबूट्समैन के नाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड में। अबूट्समैन को भारत में लोकपाल जो नाम दिया गया वो लक्ष्मीमल सिंघिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कि अबूट्समैन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो लोकपाल के नाम से। या फिर लोकपाल को विदेशों में या फिर स्कॉटलैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो अबूट्समैन के नाम से। अबूट्समैन को भारत में लोकपाल नाम किनके द्वारा दिया गया? तो लक्ष्मीमल सिंघिया के द्वारा। इस लोकपाल को 1960 में सबसे पहले संसद में लोकपाल के मुद्दे पे जो बात उठाए वो KM मुंशी के द्वारा उठाया गया था। किनके द्वारा? KM मुंशी के द्वारा। कब? 1960 में। और लोकपाल अधिनियम जो आया वो 1968 में आया। और यही क्वेश्चन SI में पूछा गया था कि भारत में लोकपाल अधिनियम पहली बार कब आया था? तो आंसर होगा सर 1986। अब बात करते हैं लोकपाल से संबंधित और मुद्दे पे। तो लोकपाल को राज्य स्तर पे लोकायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। बिहार, ये आपका भारत में पहला राज्य उड़ीसा बना जहां पे लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया? अधिनियम लागू किया गया। जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति पहली बार महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। बिहार लोकायुक्त का गठन जो किया गया वो 1973 में, और 2 साल बाद 75 में यूपी में भी कर दिया गया। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी लोकपाल से संबंधित। ठीक है, आपको बातें समझ में आई? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
इतने सारे कंटेंट आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे पेज और पन्ने पलटने होंगे, बहुत सारे बुक्स पलटने होंगे, तब जाकर आपको इतने सारे मटेरियल मिलेंगे। हम आपको 1 से 2 मिनट होते होते इतने सारे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आते हैं। आप देखिए कितने सारे मटेरियल आपको बिना कॉपी पेन पलटे हुए आपको मिल रहा है। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिन ब दिन लेकर आया जा रहा है इस पे। और जैसे जैसे इस पे समय बीतता जाएगा चीज़ें और भी बेहतर होती जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्गों का अधिकतम संख्या क्या होगा। भाई साहब इसमें वर्ग गिनना है। तो सिंपल सी बात है, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो, देखिए जैसे ये 1 2 3 1 2 3, तो जो मैक्सिमम होता है उसका स्क्वायर करके घटते हुए क्रम में जोड़ देते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 2 दूना को 4, 1 9 1 10 4 14, यानी आंसर इसका हो जाएगा सर 14। इसमें कितने वर्ग होंगे? 14। गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने क्वेश्चन आते हैं कि कहिए मत। और अब तो क्वेश्चन ऐसा आने लगा है कि प्रस्तावना का तुलना किसी और से किया जा रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित ये शब्द संविधान में कहाँ पे वर्णित है, या फिर नीति निर्देशक में वर्णित शब्द प्रस्तावना में वर्णित है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए इस बात को कि भारत के संविधान में उद्देशिका, उद्देशिका को ही बोलते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। उद्देशिका जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समकक्ष पेश किया गया, उसी को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सही है। कौन कौन वो 3 प्रकार की न्याय है? तो पहला जो है वो है सामाजिक न्याय मिलेगा, दूसरा है आर्थिक न्याय मिलेगा, और तीसरा जो है वो राजनैतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। अब स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। वो 5 कौन कौन है? तो पहला जो है वो विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता, उपासना, उसके बाद विचार और अभिव्यक्ति। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन? तो विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति। इसे थोड़ा क्रम में अगर सजा के याद करें तो ऐसा याद कीजिए, पहले विचार को, उसके बाद विचार कीजिए और विश्वास कीजिए। धर्म कीजिएगा तो उपासना भी करना पड़ेगा, अगर धर्म को मानते हैं तो देखते हैं फास्टिंग रखते हैं, और लास्ट में अभिव्यक्ति। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसे। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार, ये 3 प्रकार की आपका न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कौन कौन? तो अवसर और प्रतिष्ठा का, ये 2 प्रकार की समता की बात की गई है। तो याद रखना ये सारी बातें। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य जो है वो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल की बात करें तो आप जानते हैं नेपाल चर्चा में रहा पिछले कुछ महीने। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसने एक अपना नया मैप जारी किया और उस मैप पे भारत के कुछ हिस्से को दिखा दिया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो वो कौन सा हिस्सा है जिसे इसने अपने मैप पे दिखाया? तो ध्यान रखना है, आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक है काला पानी, और एक है लिम्पिया धुरा, और एक है लिपू लेक। नेपाल का यह कहना है कि जब 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। कौन सी सुगौली की संधि हुई थी। उस समय उस संधि के तहत ये तीनों हिस्से को नेपाल का हिस्सा बताया गया, ऐसा नेपाल का कहना है। और उसने अपने मैप पे इस बार इन तीनों स्थान को दिखा दिया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा।
भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, नेपाल इसे अपना हिस्सा कहता है। तो ध्यान रखना है, नेपाल चर्चा में था अभी, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से वो कौन सा स्थान नहीं है जिसे नेपाल ने अपने मानचित्र पर नहीं दिखाया। तो जो दिखाया वो 3 है, तो वो 3 कौन कौन है? काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक। एक और ये उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में, इस स्टेट में। एक और जगह है यहाँ पे देखिए, इस तरफ पश्चिमी चंपारण है और ये यूपी का इलाका। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सुस्ता। इसे भी नेपाल ने कहा कि ये मेरे हिस्से में है। तो ध्यान रखना है ये बातें कि सुस्ता क्षेत्र को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, और काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ये तीनों को। नेपाल की और बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है खड़क सिंह ओली। कौन है? खड़क सिंह ओली। और विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब 15 के बाद 13, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्याओं का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात करें जिसके इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, यानी उसका इकाई का अंक जो होगा वो दहाई वाला से 4 कम होगा। आइए ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बना देना है। देखिए हमें जोड़कर कितना 110 लाना है, दोनों अंकों को जोड़कर। तो देखिए दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि परस्पर अंक को पलट देते हैं। तो पलट दीजिए, चाहे जो कहिए 2 अंक का है, जोड़िएगा दोनों को तो बिना पलटे भी उतना ही आएगा और पलट दिएगा तो भी उतना ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये 37 है, तो 37 को जोड़िए तो कितना आएगा? ये 37 है और इसे पलट दीजिए, इसे बना दीजिए 73। अब इस प्रकार से जोड़ना है, पलट के जोड़ देना है। तो कितना? 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 110। ये तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए आपके पास कि हमें इकाई अंक 0 है, तो जब इसे आप पलटिएगा तो ये बनेगा कितना? 84। तो 8 4 12, इकाई अंक 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई अंक हमें 0 चाहिए था, इकाई अंक यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट इसका करा है कि उसका इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो भाई साहब इकाई अंक ये है और ये दहाई का अंक है, तो क्या दहाई के अंक से ये 4 ज्यादा है? 4 ज्यादा है, जबकि हमें 4 क्या बोला है? कम बोला गया है। तो देखिए ना यहाँ पे कह रहा है इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए, जबकि ये तो ज्यादा है इकाई अंक दहाई के अंक से 4। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 है वो इस 7 से ज्यादा है। इसका मतलब आंसर आपका होगा बी नंबर सही आंसर है। तो हमें बताने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ा, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है। बिना पेन लगाया ऐसे क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, बस देखकर। चलिए चलते हैं 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, 2 के पावर 71, 72, 73 और 74 किसके द्वारा विभाज्य होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वो समझिए। लिखा हुआ है 2 के पावर 71, 2 के पावर 72, इसका मतलब है कि 2 के पावर 71 इसमें शामिल है, 2 के पावर 73 में भी 2 के पावर 71 है और 2 के पावर 74 में भी 2 के पावर 71 है। तो 2 के पावर 71 को कॉमन कर दीजिए। कैसे आपको करना है, देखिए इस वाले टर्म को लिखिए 2 के पावर 71 प्लस ये वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 गुणा 2 के पावर 71 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आधार जब सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है गुणा में, प्लस 2 के पावर 2 गुणा 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 71। ऐसा लिख सकते हैं हम इसे तोड़कर। देखिए इसे इस प्रकार से लिखे हैं, इसे ऐसा लिखे हैं और इसे इस प्रकार से, क्योंकि हम जब आधार सेम है और गुणा में है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। अब देखिए 2 के पावर 71 यहाँ भी, 2 के पावर 71 यहाँ भी, 2 के पावर 71 यहाँ भी और 2 के पावर 71 यहाँ भी। तो 2 के पावर 71 को हम कर देते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या? यहाँ से हट गया ये तो बचा 1, यहाँ से हट गया तो बचा कितना? 2, यहाँ से हटा तो 2 दूना को 4 और यहाँ से हटा तो कितना बचा? 8। ये वाले टर्म को आपको बनाते वक्त नहीं लिखना है,
हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए कि ये डायरेक्ट कॉमन करके कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़िएगा तो 8 4 12 3 कितना हो गया 15। अब 15 इससे गुना होगा तो बनेगा 30। अब देखिए 30 जो है वो किससे मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? क्या 30 9 से कटेगा? क्या 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 10 से कटेगा? किससे कटेगा? तो 10 से कटेगा। यानी आंसर जो आपका है वो बी नंबर सही है। किस प्रकार से कॉमन किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में सबसे मायने रखने वाला बात था जो मैं आपको बताया अलग से। तो आपको ये वाला लाइन कभी भी एग्जाम में या भी कभी भी सेट प्रैक्टिस के दौरान कभी भी नहीं लिखना है, बस ये बातें आपको समझना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे। कराए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आपको पता है कि वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है वास्तविक शक्ति, है ना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि इसका चुनाव होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। लोग चुनाव किसका होता है? तो लोकसभा का। नियुक्ति किसका होता है? प्रधानमंत्री का। किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता चुना जाता है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित आप अनुच्छेद जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप उसे जरूर याद रखिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 छोड़ दीजिए, 63, 64 और 65। 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा। 55 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। 56 में कहा गया है कि उनकी कार्यकाल क्या होगा। 57 में कहा गया है कि उनकी दोहरी नियुक्ति, यानी एक व्यक्ति कितना बार भी बन सकता है राष्ट्रपति। 58 में उनकी योग्यता की बात की गई है। 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तों की बात की गई है। 60 में शपथ ग्रहण की बात की गई है। 61 में महाभियोग की बात की गई है। और ये 3 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 62, 63, ये 63, 64, 65। 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। और 65 के तहत उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति के रूप में वो काम करेंगे। ये अनुच्छेद 65 में कहा गया। ये आर्टिकल कंटिन्यू है भाई साहब, आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हैं। चलिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में जाने तो मुख्य न्यायाधीश भारत के भी कौन है? एन.बी. रमन्ना। कौन है? एन.बी. रमन्ना। ठीक है, वर्तमान में कै में है ये? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं एन.बी. रमन्ना को अनुच्छेद 124 के तहत ही नियुक्त किया जाता है, जिस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। नाइट इट्स रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो नाइट ईस्ट रिज नामक जो जलमग्न ज्वालामुखी है वो हिंद महासागर में। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। इसका सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटो रिको गर्त। और ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? मैरियाना। क्या नाम? मैरियाना और टोंगा। मैरियाना और टोंगा। अब देखिए यहां से इन सागरों का जलधारा पूछता है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, और ठंडी है गर्म है तो किसका है? प्रशांत महासागर का, अटलांटिक का, हिंद महासागर का है। बहुत ही पेचीदा मामला है इसमें, और बहुत सारे बच्चे को ये बातें आज तक समझ में नहीं आया। क्वेश्चन हमेशा गलती होता है, लेकिन मैं इसका एक जुगाड़ बनाया हूं, एक ऐसा तरीका बनाया हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इन जलधाराओं से। बस एक एक करके आपको बताएंगे, आपको समझना है। आज मैं सिर्फ प्रशांत महासागर की जलधारा को बताता हूं। देखिए प्रशांत महासागर की जलधारा को जानने से पहले सीधा सा आप समझिए, ये अगर पृथ्वी है और ये अगर विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली जो जलधारा होती है वो गर्म होती है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जलधाराएं जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो जैसे ही किसी भी जलधारा के नाम में विषुवत जुड़े, मान लीजिए कि वो गर्म जलधारा है, वो अटलांटिक का भी हो सकता है, प्रशांत का भी हो सकता है। तो इस विषुवत के नाम से आज तक जलधारा पूछा नहीं, क्योंकि वो क्लियर हो जाता है ऐसे ही। क्वेश्चन जो पूछता है वो देखिए क्या क्या पूछता है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कैसे याद करें? देखिए हम जो लिख रहे हैं उसको समझिए। कैली, बोल्ट, राइल, टिक्का। प्रशांत के नाम पर ठंडा
बीका। देखिए ये कोई ट्रिक या कोई मेथड नहीं है, बस अपना बनाया हुआ एक पंक्ति है, इसे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है और एक भी क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होता है। तो देखिए इसे पढ़ना कैसे है, सीधा से पढ़िए, कैली बोल्ट रायल टिक्का प्रशांत के नाम पे ठंडा बीका। क्या याद रखना है, कैली बोल्ट रायल टिक्का प्रशांत के नाम पे ठंडा बीका। 4 बार 5 बार आप भी बोलिए, याद हो जाएगी चीजें। क्या बोलना है, कैली बोल्ट रायल टिक्का प्रशांत के नाम पर ठंडा बिक्का। कैली का मतलब हो गया कैलिफोर्निया की जलधारा, बोल्ट का मतलब हो गया हम बोल्ट का जलधारा, उसेन बोल्ट नहीं, हम बोल्ट की जलधारा, है ना। राइल का मतलब हो गया क्यू राइल की जलधारा, और टिक्का का मतलब हो गया अंटार्कटिका की जलधारा, और प्रशांत का मतलब हो गया प्रशांत महासागर, और ठंडा का मतलब ठंडा जलधारा। तो प्रशांत महासागर की यही 4 वो जलधाराएं हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिए, कैली बोल्ट रायल टिक्का प्रशांत के नाम पर ठंडा बिक्का। कैली का मतलब कैलिफोर्निया, बोल्ट का मतलब हम बोल्ट, राइल का मतलब क्यू राइल, टिक्का का मतलब अंटार्कटिका। ये 4 जलधाराएं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब इसकी गर्म जलधारा कैसे याद करें, तो वो भी याद कीजिए। देखिए कैसे याद करें इसे, तो इसे याद करना है क्यों अल्लाह नीनो सीमा और गर्म करना प्रशांत का जिम्मा। यही वो 4 जो जलधाराएं हैं वो आपका प्रशांत महासागर के गर्म जलधाराएं हैं। एक पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई का पूछता है तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहां से याद क्या रखना है गर्म के लिए कि क्यों अल्लाह निन्नो सीमा गर्म करना प्रशांत का जिम्मा। गर्म करना किसका जिम्मा है, तो प्रशांत का जिम्मा है। किसे, तो क्यों अल्लाह नीनो सीमा को। क्यों का मतलब हो गया क्यू रेशियो की जलधारा, किसकी जलधारा, क्यू रेशियो की जलधारा। अल्लाह का मतलब हो गया अलास्का की जलधारा, नीनो का मतलब हो गया अल नीनो की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, और सीमा का मतलब हो गया सुसीमा की जलधारा। तो ये 4 वो जलधाराएं हैं जो गर्म जलधाराएं किसकी, तो प्रशांत महासागर की। तो हमने आज आपको प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं याद करने का तरीका बताया। अगर आपको ऐसे तरीके पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, दोस्तों में इतना फैलाएं इसे कि ये वीडियो वायरल वीडियो के जैसा बने। तो आपको ऐसे तरीके बहुत सारे, पूरी एक डायरी लिख के रखें वैसे कंफ्यूजन वाले तथ्य के लिए कि जो आपको कंफ्यूज करता है, वैसे फैक्ट्स आपको जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। अगले बार जब क्वेश्चन आएगा सागर से तो मैं अटलांटिक का बता दूंगा, उसके बाद हिंद महासागर का बता दूंगा। इस प्रकार से आप एक एक करके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप प्रशांत महासागर का क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी नहीं गलत होगा। कैली बोल्ट रायल टिक्का प्रशांत के नाम पर ठंडा बिक्का, क्यों अल्लाह निन्नो सीमा गर्म करना प्रशांत का जिम्मा। इतना ही से आपको प्रशांत महासागर, विश्वत जैसे ही बोले, वो पूछेगा नहीं विश्वत वाला, क्योंकि वो जानता है विश्वत क्लियर ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वो नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। आंसर जो इसका होगा वो सी नंबर होगा, नम और छायादार आवासों में ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को इम्फीबिया जगत का उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्फीबिया जगत का उभयचर। आइए 19 के बाद 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पे है। तो ये बीजिंग में होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 का वो बीजिंग में होने वाला। पता नहीं होगा या नहीं अभी कोविड की वजह से, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पे होना है, बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी से किया गया और इसे बंद कर दिया गया बाद में। और 1896 में पियरे डी कुरवर्टी के द्वारा जो फ्रांस के थे, ओलंपिक ध्वज को इन्होंने ही तैयार किया। फिर से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भैया इसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन, और हॉर्टिकल्चर बागवानी। ये 4 विकल्प थे आपके पास। चलिए 22 के बाद 23 नंबर पे।
गुर्दा किसका इकाई है, यानी गुर्दा मतलब क्या, किडनी, है ना। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन, आंसर हो जाएगा बी। न्यूरॉन किसका हो जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सा, न्यूरॉन, और गुर्दे की क्या, नेफ्रॉन। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है मटर में मांस रोग किसके कमी से होता है। तो भाई साहब मटर का जो मांस रोग है वो मैग्नीज के कमी से होता है, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग, और मक्का की पत्तियां जो है वो सफेद हो जाती है, किसके कमी से, तो जिंक की कमी से। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, याद रखना है। चलिए आगे आते हैं 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए के सिक्के का अनुपात है 5, 6 और 2। यदि सभी सिक्के का मूल्य 42 रुपया हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका, ये 50 पैसा का सिक्का है, ये 25 पैसा का सिक्का और ये 1 रुपये का सिक्का, इनका रेशियो है 5, 6 और 2। इतना लिखना नहीं है, सिर्फ हम बताने के लिए लिख रहे हैं। 50 पैसा वाला अगर 5 सिक्का आपके पास है तो कितना रुपया बनेगा, सोचने की बात है कि 50 पैसा वाला अगर आपके पास 5 सिक्का है तो 2.5 रुपया बनेगा। 25 पैसा वाला 6 सिक्का है तो कितना बनेगा, 1.5 रुपया बनेगा, है ना। और 1 रुपये वाला 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया बनेगा। टोटल अमाउंट हमें दिया है कितना, 42। यहाँ पे रेशियो से जो अमाउंट निकालें वो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 और 2 5, और इधर में 1 रुपया और कितना, तो 6 रुपया। 6 से इधर हम भाग करेंगे टोटल अमाउंट में, जिस सिक्के को निकालना है संख्या उसके रेशियो से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमें 25 पैसा वाला निकालना है, 25 का रेशियो 6 है, 6 से गुना करिए, 6 से 6 कट गया, 42 बच गया, यानी आंसर आपका 42 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत 2020 लोकतांत्रिक सूचकांक के विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर कौन सा स्थान पे आ गया है, यानी लोकतांत्रिक सूचकांक में जो है वो भारत कौन सा स्थान पे आ गया है, तो वो 53वां स्थान पे आ गया है। ठीक है, याद रखना भारत कौन सा स्थान पे है, 53वां स्थान पे है। 139वां स्थान पे शांति, शांति और किस में, शांति और ये हैप्पीनेस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139वां है। 40वां जो स्थान है वो वैश्विक संपदा सूचकांक में स्थान है भारत का। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे। करा ज्वालामुखी माउंट मेरापी 2021 में विस्फोट प्रारंभ हुआ है, यह किस देश में है। तो माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। और यहाँ पे कौन से है, तो सेमेऊ, सेमेयू, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, ये ज्वालामुखी भी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। फिजियामा कहाँ पे है, जापान में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ज्वालामुखी, यहाँ पे है ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 27 के बाद 28। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका की नदी नहीं है, यानी अफ्रीका महादेश में नहीं बहती है। तो भाई साहब आपको पता है न्यूयॉर्क जो है वो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे। और हडसन नदी के किनारे बसा हुआ तो न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, तो यूएसए में है। इसका मतलब ये आंसर सही है इसका, बी नंबर। ठीक है, नील नदी की बात करें तो देखिए ये मैप जो लगा रखे हैं ये विक्टोरिया झील है, यहीं से नील नदी निकलती है। और नील नदी यहाँ से निकलती है तो इधर में है युगांडा, इधर में है आपका ये केनिया, और इस तरफ है तंजानिया। ये तीनों से घिरा हुआ है विक्टोरिया झील। यहाँ से इस तरफ से निकलते हुए देखिए ये इसका रास्ता, और ये इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इजिप्ट किसे कहा जाता है, तो मिस्र को। और यहाँ से ये निकलते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। देखिए इसी नील नदी पर यहाँ पे ये आसवान बांध है और नासिर झील, ये दोनों नील नदी पे यहीं पे है। ये आपका हो गया सुएज नहर, ये आपका सुएज नहर जो भूमध्य सागर और ये लाल सागर को जोड़ता है। मिस्र की राजधानी काहिरा यहीं पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो रीजनिंग का है। बनाइए इसे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको सबको दिख रहा होगा जो स्क्वायर में है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 4 का, ये 2 का, ये 1 का है, ये 3 का, ये 5 का, ये 8 का है और ये 6 का है, तो ये कितने का होगा। तो देखिए यहाँ से ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा,
तो ये 2 बढ़ेगा, ये 2 बढ़ेगा, यानी ये 2 कम है तो ये 2 कम, यानी ये 4 है तो 4 चौके 16, इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 कह रहा है सोनार निम्नलिखित में से कौन सा तरंग प्रयुक्त करता है। सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। मान लिया जाए कि ये कोई नाव है, ठीक है, ये कोई नाव है, इस पे ये आदमी है और ये समुद्र में जा रहा है, ठीक है, समुद्र में जा रहा है। यहां से ये प्रस्रव तरंग को छोड़ता है, ठीक है, ये प्रस्रव तरंग को छोड़ता है जो सोनार लगा हुआ है उससे ऐसे। अब कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ठीक इससे टकराने के बाद ये लौटेगा और उसे बताएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद रखना कि सोनार में कौन सा तरंग का प्रयोग किया, कौन सा रे का प्रयोग किया जाता है, तो प्रस्रव तरंग का। और किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों कब आपस में मिलेंगे। देखिए घड़ी का 2 सुई आपस में मिलने का मतलब कितना, एक दूसरे पर ओवरलैप करना, यानी घड़ी की सुई घंटे वाली सुई पर आकर मिनट वाली सुई ऊपर से आ जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम एंगल वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधा क्वेश्चन आपको बताएं जो फार्मूला, वो है 60x माइनस 11y/2 बराबर एंगल। कहीं भी ये थ्योरी फेल नहीं है, आप किसी भी प्रकार के एंगल का क्वेश्चन बनाइए, बनेगा इस पे। अब देखिए यहां से क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 10 और 11 बजे के बीच कब, यानी 10 बजकर कितने मिनट पे, ये पूछा जा रहा है। तो हमें मिनट का समय निकालना है, यानी y का मान हमें निकालना है। तो x का मान कितना रखना होगा, 10 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा, यानी x का मान 10 रखना होगा। तो यहाँ पे रखिए 10, तो 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 माइनस 11y/2 बराबर एंगल का मान कितना रखेंगे, कर आपस में मिलेगा, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप होगा, यानी एंगल का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब इसे हल कीजिएगा तो ये 600 माइनस 11 बराबर 0, 11y, तो 11y बराबर कितना 600, ये सब लिखना फालतू का है, बराबर 600/11। अब इसे भाग दीजिए तो कितने बार मिलेगा, देखिए 11 6 बार में नहीं लगेगा, 11 × 5 = 55, तो 11 × 5 = 55, उसके बाद बचेगा कितना 5, फिर कितना बार 50 बचा, 50 तो कितना बार में 11 × 44 4 बार में लगेगा, यानी 54 वाला आंसर होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये फार्मूला पे एंगल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन मिरर इमेज वाला जो आता है कि वास्तविक घड़ी का समय इतना बज रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उसे 11:60 से उसे क्या करना है, घटा देना है। सबसे ज्यादा इसी 2 पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं 31 के बाद 32 नंबर पे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन करा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भाई साहब 3 मई को। कितने तारीख को, 3 मई को। तो आंसर जो इसका होगा 3 मई। मई के महीने में 1, 3, 8, 11, 12, उसके बाद 15, उसके बाद 17, 21, 22, 29 और 31। ये सारे डेट जो है मई के महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आते रहता है हमेशा। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, इसी दिन हमने अपना यूट्यूब चैनल को शुरुआत किया 1 मई को ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल को शुरुआत किया गया 1 मई को ही, बता रहे हैं। तो अगर वीडियो लाइक करें, थोड़ा जरूर लाइक करें। देख रहे हैं आप, देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है ये, कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए 3 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है विश्व प्रेस दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो थैलेसीमिया दिवस, प्रवासी विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। और क्या मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस। ये 3, 8 मई को थैलेसीमिया दिवस, पक्षी प्रवासी दिवस और रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को मनाया जाता है नर्स दिवस। 15 मई को मनाया जाता है परिवार दिवस। 17 मई को दूरसंचार दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस।
22 मई को जैव विविधता दिवस, 29 को एवरेस्ट दिवस और 31 को तंबाकू निषेध दिवस। तो ये सारे डेट जो है वो मई के महीने के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मई का महीना ही अभी चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिए सारे डेट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो नहीं पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी आएगा। चलिए 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष है। नीति आयोग के बारे में हमने पीछे बात कर दी है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आते हैं 34 नंबर पे। 34 का 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था? 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोड याद करना पड़ता है, एक मंथ का और एक ईयर का, ठीक है। तो देखिए मंथ का जो कोड है वो क्या है, हमें याद है, देखिए कैसे लिखते हैं, 03 36 146 25 035, ये 12 डिजिट है, 12 महीने का कोड है। ईयर का कोड क्या होता है? 0 1 2 3 0 2 4 6, ऐसे लिखना है इसे। ये ईयर्स का कोड है। ईयर का कोड का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेंचुरी ईयर में ध्यान रखिएगा, लोग ऐसा बता देते हैं कि हर सेंचुरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, या फिर जो लीप ईयर ये आपका 4 से कटने वाला सभी जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। ये बात गलत है कि 4 से कटने वाला लीप ईयर होता है, हर वो 4 से कटने वाला ईयर लीप ईयर होगा। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है वो बताएंगे हम आपको जब कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो किसी भी दिन संडे को कोई ऐसा संडे आएगा जिस दिन हम पूरे कैलेंडर को एक टॉपिक बनाकर पढ़ा के और आपको वीडियो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। सीधा सीधा हम क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे ज्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं। देखिए ये जो है वो कोड है और ये जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। अगर आपको रिमाइंडर 6 बचे तो कोड 0 लीजिए, 4 बचे तो कोड 1 लीजिए, 2 बचे तो 2 लीजिए, 0 बचे तो 3 लीजिए। अब देखिए यहां से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 15 को 15 ऐसे ही लिख दीजिए। अप्रैल का कोड क्या है? ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, तो अप्रैल का कोड 6 हो गया। अब 2000 को हम लिख सकते हैं क्या? 2000 प्लस 7। तो 2000 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर के साथ साथ सेंचुरी लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 400 से विभाजित है, इसलिए सेंचुरी लीप ईयर है। और जब आपको हम बताएं कि जब रिमाइंडर 0 बचे, जब रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, तो आपका कोड क्या लेना है? 6, है ना। ये आपको बताए थे, ये उल्टा बोल दिए यहाँ पे, ये उल्टा बोल गए। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये जो है ना वो रिमाइंडर है, ये वाला जो टर्म है वो रिमाइंडर है और ये वाला कोड है। यानी जब आपका रिमाइंडर 0 बचे तो कोड 6 लेना है, रिमाइंडर 1 बचे तो कोड 4 लेना है, रिमाइंडर 2 बचे तो कोड 2 लेना है, रिमाइंडर 3 बचे तो रिमाइंडर ये कोड 0 लेना है। देखिए जब 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 0 बच रहा है, इसका मतलब कोड मेरा जो होगा वो 6 होगा। अब 7 को 7 लिख देंगे उसी प्रकार से। इस 7 में कितने लीप ईयर होंगे वो लिखना है यहाँ पे। तो लीप ईयर निकालने के लिए इसमें 4 से भाग दीजिए और जो भागफल आएगा वही आपका लीप ईयर होगा, उतना ही लीप ईयर आएगा। तो कितना मैक्सिमम जा सकता है? 4 दूना 8 नहीं लग सकता, 4 1 4 यानी एक ही लीप ईयर होगा। तो इसे अब जोड़कर 7 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो अब देखिए भाग नहीं दीजिए, इसे जोड़ने में आपको टाइम जाएगा। तो जहां भी 7 बनता है ना उसे हटा दीजिए। ये 7 है कट गया, ये 7 है इसे भी काट दिए, और 7 का मल्टीपल भी हो उसे भी काट दिए। तो 15 और 6 कितना? 21, तो ये भी कट गया। तो ऊपर में 0 बच गया, तो 7 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? 0 आएगा। यानी रिमाइंडर जो आ गया आपका वो 0 आ गया। आप इसे जोड़कर भाग दे लीजिए, रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? कि वो रविवार होगा। तो बस बनाने के लिए आपको ये 2 कोड याद रखना है। कैसे याद रखना है? 03 ये आपका कोड है और ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर का ये कोड है और ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। 03 36 146 25 035, 03 36 146 25 035। आइए 34 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर का रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो उसका नाम है जापान। जापान के बारे में हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 पे। करा है किसे बीबीसी
पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये आपका बीबीसी के द्वारा जो दिया गया है वो लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। किसे दिया गया? लुइस हैमिल्टन को दिया गया। आंसर इसका बी नंबर सही है। चलिए 36 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कह रहे रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं तो कितने नंबर के हैं? तो वो 14वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो 13वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री जो है वो आपका 15वें नंबर के हैं। तो याद रखिए 13वें नंबर के कौन हो गए? उपराष्ट्रपति, 14वें नंबर के राष्ट्रपति और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 करा है किसने अपनी पुस्तक सग्गी बैन के लिए 2020 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो 2020 का मैन बुकर जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया? सग्गी बैन के लिए। तो इसका नाम है डगलस स्टुअर्ट। क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे करा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से लगी हुई नहीं है? तो ये चार ऑप्शन देखिए। सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, ये आपका सिक्किम है। और देखिए इस तरफ सीमा इसकी लग रही है नेपाल से। असम, असम इधर में है। असम की सीमा इधर में भूटान से लगता है और इधर में पश्चिम बंगाल से, और इस तरफ में आपका बांग्लादेश से, और इस तरफ में आपका मेघालय से लगता है। जबकि नेपाल की बात की गई तो असम का सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा देखिए यहाँ पे चिकन नेक से, वहां पे आपका लगता है सीमा पश्चिम बंगाल का नेपाल से, और उत्तराखंड का सीमा भी देखिए इस तरफ से नेपाल से लगता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी नंबर, असम की सीमा नहीं लगती है किससे? तो नेपाल से। नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन? तो एक चीन, एक नेपाल और एक भूटान। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा 3 देशों से, भूटान, चीन और इधर में म्यांमार। उसी तरह से पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों से, इधर में नेपाल, इधर में भूटान और इधर में बांग्लादेश। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी सीमा 3 देश से लगती है। इधर में कौन सा? चीन, इस तरफ कौन सा? अफगानिस्तान, और इस तरफ कौन सा? इस तरफ कौन सा? तो डॉगी मॉडल का जो देश है अपना, कौन सा? पाकिस्तान। बिल्कुल डॉगी जैसा इसका आकार है, आप देखिएगा इसके नक्शे को। चलिए 39 के बाद आते हैं 40 पे। करा प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? प्रकाश का जब परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है, तो क्या नहीं बदलता है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों ही नहीं बदलता है जब परावर्तन होता है तब। लेकिन जब अपवर्तन होगा तो सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन में कि परावर्तन पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों नहीं बदलती है, लेकिन जब अपवर्तन कहेगा तो सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। परावर्तन का मतलब क्या है कि ये एक कोई सतह है, इस तरफ से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो फिर से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान देना है क्या कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति प्रकाश के परावर्तन में नहीं बदलती, बाद बाकी जो भी है वो बदलता है। और आवर्तन की बात करेगा तो आवृत्ति नहीं बदलती, बाद बाकी सभी बदल जाते हैं। चलिए आइए 40 के बाद 41 पे। कराए जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? तो अस्तेय का अर्थ है कि चोरी ना करना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 41 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। जैन धर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, फिर कभी आएगा तो जिक्र करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में एक ही टॉपिक से जिक्र करना ठीक नहीं है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से 16वां है तो अंत से उसका क्रम क्या होगा? इसका टोटल फार्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट या अप प्लस डाउन -1 बराबर टोटल। तो टोटल का नंबर दिया है 42, 1 माइनस एक तरफ से लिख दीजिए 16, कोई भी एक स्थान निकाल लीजिए। ऊपर से दिया है 16 तो डाउन का निकाल लीजिए। ये मान लीजिए कि ये आपका निकालना है, तो ये जाकर उधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 43, और ये जाकर इधर घटेगा 16, तो 13 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 7। तो 7 इकाई अंक किसका है? पूरा नहीं घटाना, इकाई अंक से आंसर करने के लिए सीखिए। अगर इकाई अंक मैच किया तब हम आगे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए।
43 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रसिद्ध गलवान घाटी पैंगोंग झील स्थित है। गलवान घाटी जो चीन के साथ विवाद के कारण ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिए। तो गलवान घाटी जो पैंगोंग झील है वो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कौन है? तो ये आपका आर के माथुर। क्या नाम? आर के माथुर, जम्मू कश्मीर के। चलिए, प्रफुल्ल पटेल कहाँ के गवर्नर हो जाएंगे? तो लक्षद्वीप के। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया? नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पे। कौन सा नदी पे? कृष्णा नदी पे। ये है आपका महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, यहीं से निकलती है कृष्णा, और महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटका में जाती है, कर्नाटका के बाद तेलंगाना में जाती है, और तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो नासिक से निकलती है, और नासिक से निकलने के बाद इसमें दूधना, पूर्णा, उसके बाद मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सभी जो नदियां हैं वो गोदावरी के सहायक नदियां हैं, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में भी। और कावेरी नदी भी आपका चली जाती है कहाँ पे? कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय के क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक का जो नाम है वो सबसे बाहरी हिमालय को कहा जाता है, यानी सबसे जो निचले स्तर का हिमालय है उसे बोला जाता है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। देखिए ये जो लाइन है ना, इस प्रकार से ये हिमालय 3-4 श्रेणियों में इस प्रकार से बटा हुआ है। ये सबसे बाहर वाला को, ये जो सबसे ऊपर वाला को है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं वाह हिमालय, इसी में शिवालिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा काफी सारा चीज दिखाया गया है। देखिए ये है आपका शिवालिक, देखिए सबसे जो लास्ट में है, जो नीचे में है, ये आपका शिवालिक है। जबकि आप इधर में देखिए काराकोरम, जो केटू, ये आपका केटू बोलते हैं, ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इधर में देखिए लद्दाख पर्वत है, जास्कर है, कैलाश पर्वत है इस तरफ। तो आपको हिमालय से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको इस पे भी एक टॉपिक बनाकर पढ़ाया जाएगा, जिस प्रकार से हमने वेद को पढ़ाया है, अभ्यारण्य को पढ़ाया है, तो उससे भी और भी बेहतर तरीके से धीरे धीरे करके लेकर आया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। हिमालय को भी लेकर आएंगे। हमने अभी 2 टॉपिक आपको बोला है, एक कैलेंडर और एक हिमालय। उसके बाद और भी जैसे आते रहेंगे टॉपिक, हम आपको पढ़ाते रहेंगे एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे, और 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बारी। निम्नलिखित में कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? भारत रत्न से सम्मानित नहीं है कौन? तो मोरारजी देसाई को मिला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं मिला है, विनोबा भावे और राजेंद्र प्रसाद को भी मिला है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर। भारत रत्न की जो शुरुआत हुआ है वो 1954 से हुआ है। अनुच्छेद 18 के तहत इसे दिया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्व महेंद्र, पूर्वी में महेंद्र, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सह्याद्री। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, अनायमुडी जो अन्नामलाई पर्वत में है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट। विश्व का सबसे लंबा पर्वत शिखर तो कौन सा? एंडीज। इस प्रकार से कुछ पर्वत से क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अकबरनामा का जो रचना है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया है। गुलबदन बेगम जो लिखा गया है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, और अकबर के कहने पे लिखा गया था। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। क्वेश्चन ये पूछा गया है किसके कहने पे गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है? तो अकबर के कहने पे। चलते हैं 47 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन करा है, भक्ति आंदोलन में किसने अद्वैत का सिद्धांत दिया था? देखिए ये बात आपको पीछे भी बताए हैं, कैसे इस चीज को याद रखना है। ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन है, मतलब गलती करते ही हैं इसमें लोग, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। कैसे पकड़ना है इस चीज को वो समझिए। कंफ्यूजन को ही सही तरीका देना
मेरा काम है। अगर आप कंफ्यूजन को, अगर जो भी चीजें आपको याद है उसी चीज को रिवीजन कराते रहें तो उससे क्या मतलब बनता है। रिवीजन कराना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो कंफ्यूजन करता है, आपको कंफ्यूज होते हैं, उसको आप कैसे समझिए। देखिए, ये है अद्वैतवाद, एक होता है द्वैतवाद, एक होता है द्वैतवाद, एक होता है विशिष्टवाद। इन चारों से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो अद्वैतवाद। देखिए इसे हम अपने कंसेप्ट पे याद करते हैं, अपने तरीका से, अपने ऊपर इसे लागू करके इसे याद करते हैं। हमें थोड़ा मीठा चीज कम पसंद है और नमकीन ज्यादा पसंद है, तो जो चीज हमें ज्यादा पसंद है उसे हम ज्यादा बार मांगेंगे, और जो चीज हमें कम पसंद है उसे हम कम मांगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी थ्योरी पे हम इसे बनाते हैं क्वेश्चन को। दैता का मतलब कि आपको कोई खाने के लिए दे रहा है तो आप एक बार कहें दैता, यानी एक ही बार बोले कि दो। यहां पे बोला गया 2 बार की दो दो, यानी जो चीज आपको पसंद है वो चीज आपको 2 बार मांगना है, और जो आपको कम पसंद है वो आपको एक बार मांगना है। तो देखिए एक का नाम है निम्बकाचार, निम्बका निम्बका चार, और एक का बाद है, और ये आपका विशिष्टावाद का जो है वो रामानुजाचार, रामानुजाचार, और एक है माधवाचार्य, और एक है अद्वैतवाद का शंकराचार्य। इसका जो आंसर सही होगा वो शंकराचार्य होगा। देखिए कैसे इसको याद करना, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। अगर आपको हम जो बोले हैं, आप कहिएगा नहीं हमको नमकीन ज्यादा पसंद है, चाहे तो कोई कहेगा नहीं हमको मीठा ज्यादा पसंद है, तो ये कोई बात नहीं है। आपको याद करने के लिए ऐसा मानना होगा, और नहीं तो जैसे आपको याद है वैसे आप याद रखिए। हमें थोड़ा मीठा चीज कम पसंद है तो हम एक ही बार बोलेंगे कि कम दीजिए, यानी मीठा एक ही बार, दैत्यवाद बोलेंगे, दैत्यवाद एक ही बार बोलिए, दैत यानी एक ही बार दीजिए। तो दैत का मतलब एक ही बार बोला जाए, यानी ये माधवाचार्य के बारे में। दैता दैत बोला गया, यानी 2 बार देने के लिए बोला गया। हमें नमकीन पसंद है तो ये नमकीन का मतलब निम्काचार्य हो गया, ये हो गया। और विशिष्ट का मतलब क्या, राम जी विशिष्ट है। विशिष्ट कौन है, राम जी, तो राम जी विशिष्ट है तो ये रामानुजाचार्य हो गए विशिष्टावाद के। और शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद। कैसे, इसको थोड़ा सा समझिए कि जो शंकर भगवान के थोड़े भक्त जो होते हैं वो भांग धतूरा के नशे में थोड़ा अपने आप को अजीब टाइप पे रमे रहते हैं, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा ये आ लग गया, यानी ये निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी वो थोड़ा सा निगेटिव रहते हैं, यानी उनका मतलब उनका अलग ही दुनिया। तो यानी मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि हम किसी पे पार्टिकुलर टिक्का टिप्पणी करें, बस हमें याद करने का एक क्लू ढूंढे हैं इसे। ठीक है, कि जो शंकर भगवान के भक्त होते हैं वो थोड़े अड़ियल टाइप, वो थोड़े होते हैं हुड़दंग टाइप के, तो वो नकारात्मक विचार देता है। तो वही है कि आ लग गया, इसका मतलब नकारात्मक विचार दे रहा है द्वैतावाद में। तो नकारात्मक विचार लग गया, इसका मतलब शंकराचार्य। एक बार देने के लिए बोला है तो जो आपको कम पसंद है वो एक बार लीजिएगा, नहीं माधवाचार्य। दैता दैत 2 बार बोल रहा है, इसका मतलब जो आपको ज्यादा पसंद है वो निम्काचार्य। विशिष्टावाद बोल रहा है, इसका मतलब विशिष्ट कौन है, राम जी विशिष्ट है। पूरे भारत में कौन विशिष्ट है, राम जी, तो ये राम जी का आंसर हो जाएगा, ये विशिष्टावाद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49, करो या मरो नारा निम्नलिखित किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था। तो यह आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में 8 अगस्त को इसकी शुरुआत होती है ग्वालियर टैंक से। 9 अगस्त को मतलब इसको शुरुआत कर देता, 8 अगस्त को मीटिंग बुलाया जाता है इसका, और अगले दिन ही ऑपरेशन जीरो के तहत, कौन ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो के तहत महात्मा गांधी सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन 1920-22, स्वदेशी आंदोलन 1905, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से शुरू हुआ, 31-32 तक गया ये, 31-32 तक। चलिए अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है। ये तो पहले से ही गेदा फैदा हुआ यार, चलिए कोई बात नहीं है, देखिए इसे बताते हैं आपको। चलिए इसी पे समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 148, 246 और 630 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 बचता हो। तो देखिए 4, 6 और 11 जो बचता है वो क्या कह रहा है, वो समझिए कंसेप्ट को।
देखिए 4 शेषफल बचने का मतलब क्या है कि अगर उस संख्या में से उस शेषफल को हटा दिया जाए तो वो संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। शेषफल बचने का कंसेप्ट यही है कि अगर उस संख्या में से शेषफल को हटा दिया जाए तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल बच रहा था अब उस संख्या से वो संख्या कट जाएगा। तो देखिए सिंपल सी यहाँ पे आप सोचिए कि 148 है, उसमें से 4 शेष बच रहा है, 4 अगर हटा दें तो बनेगा 144। क्या 144 कभी 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा आंसर। बी पर आइए, 12 144 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब अगर 240 46 में से 6 हटा देते हैं तो भी 12 से ये विभाजित होगा 240 भी, और इसमें से अगर हम 11 हटा देते हैं तो देखिए कितना बचेगा, ये 623 में से 11 हटा दीजिए तो ये बचेगा 612। 12 पचे 60 और 12 इकाई 12, ये भी कट रहा है, यानी 12 से यह संख्या कट जाएगा। जब 12 से ये तीनों संख्या कट रहा है इसका मतलब है कि ये संख्या में जब 4 6 11 को हटा दिए तब इसका मतलब है कि ये संख्या तीनों ऐसा है जिसमें हम जब 12 से भाग देंगे तो शेषफल 4 6 और 11 आएगा। अब 18 को हम चेक कर सकते हैं, तो 18 से आप चेक कीजिएगा तो देखिए तो 144 तो कटेगा, लेकिन क्या 240 कभी कट सकता है 18 से? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 12, यानी डी नंबर, बी नंबर आंसर आपका सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम वाला जो हमारा सेशन है यानी इवनिंग का जो शिफ्ट है उसमें आपका लूसेंट का आज से क्यूज स्टार्ट हो रहा है। आज आपका जो होमवर्क दिया गया था, कल हम आपको होमवर्क दे दिए थे कि ये आपका भारत का प्राचीन इतिहास और वैदिक सभ्यता आपको याद कर लेना है, और बायोलॉजी में जो बायोलॉजी का जो प्रमुख टॉपिक है शुरू का वो चीज़, और ये आपका कोशिका से संबंधित जो तथ्य है वो चीज़ें याद कर लेना है। करेंट में हम आपको बताए थे कि राज्य से संबंधित राजधानी, ये आपका राज्य से संबंधित राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्रियों को भी याद कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का टेस्ट आपको आज होगा, 3:30 बजे आपको PDF दे दिया जाएगा, 4 बजे से आपकी टेस्ट होगी यूट्यूब पे जारी वो उसका लाइव क्लास, आप उसे बना के रखिएगा और फिर उसके बाद उसका आनंद उठाइएगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि हम उसी पे आपको PDF सेंड करते हैं। और इस तरह से आपको निरंतर हर दिन मॉर्निंग में जो आ रहा है 50 क्वेश्चन का, उसमें कभी मैथ का वेटेज ज़्यादा रहेगा, थोड़ा रीजनिंग का, कभी साइंस का, कभी GK का, कभी एक संतुलन में इस प्रकार से चलते रहेगा। जब एग्जाम करीब आ जाएगा, एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, इस 50 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन में बदल दिया जाएगा और बिल्कुल बिहार SSC, बिहार सब इंस्पेक्टर और सचिवालय सहायक NTPC ये सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज मॉर्निंग में चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यानी शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।